आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा इन अभिक्रियाओं को देखिए। तो का और खा अभिक्रियाएं हैं। कह रहा है बताइए कि इन्हें निम्नलिखित ढंग से लिखना ज़्यादा उचित क्यों है। तो ये अभिक्रियाएं लिखी गई हैं, देखिए 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड है। इससे C6H12O6 एक्वस यानी ग्लूकोज का जलीय विलयन बन रहा है और 6 अणु हमारे ऑक्सीजन गैस के बन रहे हैं। तो कह रहा है इसको 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड की जगह 12H2O लिक्विड और इधर C6H12O6 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस 6O2 सॉलिड इस तरह लिखना ज़्यादा उचित क्यों है। और जो नीचे वाली अभिक्रिया है ओजोन के गैस प्लस H2O2 लिक्विड, इससे H2O लिक्विड प्लस 2O2 गैस, इसको O3 गैस प्लस H2O2 लिक्विड से H2O लिक्विड प्लस O2 गैस प्लस फिर से O2 गैस। तो कह रहा है इस तरह लिखा गया है। तो कह रहा है इस तरह की बजाय इस तरह लिखना उचित क्यों है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ नीचे पर बताया गया है कि इस अभिक्रिया को इस तरह क्यों लिखा गया है। तो इसके बारे में हम बारीकी से समझते हैं। तो देखिए कह रहा है कि उचित ढंग क्या है। 6CO2 गैस प्लस 12H2O लिक्विड, इससे C6H12O6 एक्वस बन रहा है प्लस 6H2O लिक्विड प्लस 6O2 सॉलिड। तो यहाँ पर CO2 का अपचयन C6H12O6 में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि CO2 का अपचयन C6H12O6 में होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको बता रहा है कि ऐसा लिखना उचित क्यों है कि इधर 12H2O लिखा गया और इधर 6H2O लिखा गया। तो कह रहा है जो CO2 का अपचयन C6H12O6 में होता है। तो यहाँ पर जो CO2 है इसका रिडक्शन हो रहा है C6H12O6 में CO2 का, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही होगी। कहने का मतलब ये है हमारा, तभी तो आप चेन कहेंगे। और 12H2O अणुओं में 6 ऑक्सीजन परमाणुओं के ऑक्सीजन कारक संख्या या ऑक्सीकारक संख्या -2 से 0 हो जाती है। 6 ऑक्सीजन परमाणु 6 की, जबकि शेष 6H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकारक संख्या समान रहती है। तो जो 12H2O हैं तो 6 इधर रखे गए। तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है कि केवल 6 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से 0 हो जाती है और शेष जो 6H2O है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकारक संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर समान रहती है। तो इस वजह से इस तरह की बजाय इस तरह लिखना ज़्यादा उचित होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देना है, ये सॉलिड लिख दिया है जबकि ऑक्सीजन गैस होती है। तो यहाँ पर सॉलिड नहीं गैस होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी रिएक्शन को थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं, यहाँ पर और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गैस लिखा हुआ है तो गैस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है हमारी, तो इससे 6H12O6 बन रहा है। ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, वो रिएक्शन है और उसमें ग्लूकोज बनता है। जब आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन आएगी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिएक्शन होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व 2 स्टेप। तो जो फोटोसिंथेसिस हमारी होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि पानी टूटता है H2 और O2 में,
तो 2H2O लिक्विड ये टूट गया 2H2 गैस और O2 गैस में। पहला स्टेप होता है कि जो पानी का अणु होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है। और दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि H2 प्रोड्यूस इज इन स्टेप 1 रिड्यूस्ड CO2 देयर बाय प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड H2O। अब पहले स्टेप में जो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है ये क्या करती है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है, यानी इसका अपचयन कर देती है, या यूं कहें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम कर देती है देयर बाय प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। कैसे कम करती है? ग्लूकोज का निर्माण करके एंड H2O और पानी का निर्माण करके। तो ऐसा होता कैसे है? तो यहाँ पर देखिए CO2 के 6 अणु हैं और हाइड्रोजन गैस के 12। जब रिएक्शन होती है तो C6H12O6 सॉलिड बन जाता है और 6H2O लिक्विड बन जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो इंग्लिश वाली बुक में और स्पष्ट दे दिया गया है, कह रहा है नाउ द नेट रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस इज गिवन बाय। अब इस समय अगर पूरी रिएक्शन की बात करें तो जैसे जैसे पूरी रिएक्शन है तो इन दोनों रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए यहाँ स्टेप 1 वाली रिएक्शन और स्टेप 2 वाली रिएक्शन दोनों को लिख लिया गया। अब दोनों को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ हमारा क्या है 12H2 है। तो 12H2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12H2 हो जाएगा, तो 12 कट जाएगा, इसलिए 6 का गुणा कर दिया गया। तो यहाँ जब 6 का गुणा करेंगे और ये जो रिएक्शन है इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6CO2 प्लस ये 6 में 2 का गुणा होगा तो 12H2O लिक्विड, और ये 12 कट जाएगा जब 6 का गुणा होगा। इधर बचेगा हमारा C6H12O6 गैस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ये 6H2O गैस के बन जाएंगे। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो कह रहा इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू राइट द रिएक्शन एज गिवन अबव बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है कि जो ऊपर दी गई है रिएक्शन क्वेश्चन में उसको सही तरह से इस तरह लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है तो उसमें 6 पानी के अणु बनते हैं। देखिए लिख रहा है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में पानी के 6 अणु चूँकि बनते हैं इसलिए इस अभिक्रिया को इस तरह लिखना ज़्यादा उचित है। कह रहा है द पाथ ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव H2O18 इन प्लेस ऑफ H2O। तो अगर हम अभिक्रिया के रिएक्शन के रास्ते को पथ को देखना चाहते हैं तो हम रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कौन सा होगा 18 वाला। तो इसके माध्यम से हम H2O की बजाय अगर H2O जिसका एटॉमिक मास 18 है उसको यूज करेंगे तो हम फोटोसिंथेटिक पाथ वाली रिएक्शन को, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसके पाथ को भी हम अच्छे से देख पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये रिएक्शन को करते हैं। अब अगली हमारी रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन है O3 गैस से H2O2 लिक्विड से H2O लिक्विड प्लस 2O2 गैस बनी है। तो इसको O3 गैस प्लस H2O2 लिक्विड से 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस प्लस O2 गैस, मतलब 2 बार ऑक्सीजन यहाँ लिखना है। तो ज़्यादा ये उचित रिएक्शन होगी, मोर अप्रोप्रिएट रिएक्शन। ऐसा क्यों करते हैं तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो पहले हिंदी वाली बुक में समझेंगे और फिर अगर समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश वाली बुक में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में देखिए कह रहा है कि उचित ढंग। तो उचित ढंग ये है कि O3 गैस प्लस H2O2 लिक्विड से
H2O लिक्विड प्लस O2 गैस प्लस O2 गैस 2 बार लिखी जाए। तो ये कह रहा है कि H2O2 के अपचायक गुण के कारण O3 का अपचयन O2 में होता है। तो H2O2 जो है हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, अपचायक गुण है इसका। तो ये O3 का O2 में अपचयन कर देता है, तो इसलिए O3 का O2 में अपचयन हो जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है। और H2O2 में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि 2 ऑक्सीजन को अलग अलग लिखेंगे तो किसी की बढ़ी हुई और किसी की घटी हुई को हम अच्छे से निरूपित कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे होता है कि O3 बनती है, O3 से O2 प्लस O बन जाता है, और H2O2 की O3 से रिएक्शन होती है तो H2O और O2 बन जाता है। फिर O3 की जब H2O2 से रिएक्शन होती है तो H2O और O2 प्लस O2 बन जाता है। तो O3 का O2 में अपचयन होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन गैस लिखना ज़्यादा उचित होगा। अब इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि O2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 2 रिएक्शन O3 एंड H2O2। तो O3 और H2O2 दोनों के रिएक्शन में हमें O2 प्राप्त होता है, जैसा यहाँ पर रिएक्शन की गई है, जैसा हम हिंदी वाली बुक में देखें। ऑक्सीजन ओजोन से भी O2 मिल रहा है और H2O2 से भी O2 प्राप्त हो रहा है। फॉर दिस रिएक्शन O2 इज रिटन ट्वाइस। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को 2 बार लिखा गया है। द गिवन रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप। ये जो रिएक्शन है इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट O3 डिकम्पोज टू फॉर्म O2 एंड O। पहले स्टेप में क्या है कि O3 गैस से O2 गैस और O गैस बनती है। नवजात ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन अंग्रेजी में। इन द सेकंड स्टेप H2O2 रिएक्ट विद द O प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेप। अब जो पहले स्टेप में ये नवजात ऑक्सीजन बनी है तो ये फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करती है। तो वही कह रहा है कि इन द सेकंड स्टेप H2O2 react with the O produced in the first step, thereby producing H2O and O2। तो जब इस नवजात ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परऑक्साइड की अपक्रिया होती है तो H2O लिक्विड और ऑक्सीजन O2 गैस बन जाता है। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ा जाए तो H2O2 लिक्विड प्लस O3 गैस, और एक O से एक O कट जाएगा तो H2O प्लस O2 गैस प्लस O2 गैस बचेगा। तो इस प्रकार से ये 2 बार O2 लिखना ज़्यादा उचित होगा। कह रहा है द पाथ ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग H2O2 18 और O3 18। तो अगर हमें पथ को बताना है तो हमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा। कौन सी? O18 वाली, या फिर O3 18 यूज करें तो हम अभिक्रिया के पाथ को देख सकते हैं। जैसे एक्सरे करते समय एक दवा हमको पिलाई जाती है, तो दवा जब हम पी लेते हैं तो जहाँ का एक्सरे करना होता है तो दवा का परमाणु भार अधिक होता है, तो उससे एक्सरे की किरणें पास नहीं हो पाती, तो उसकी छाया आ जाती है। तो उसी प्रकार से ये भारी ऑक्सीजन वहाँ से जब पास होगी तो हमें उसका पथ दिखाई देगा, तो हम पाथ को देख सकते हैं अगर ये O18 वाला यूज करेंगे तो इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि AgF2 एक अस्थिर यौगिक है, यदि यह बन जाए तो यह यौगिक एक अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, क्यों? तो AgF2 एक अस्थिर यौगिक है, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन अगर भूल से बन जाए तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ऐसा क्यों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो AgF2 है इससे Ag प्लस F2 बन जाता है। तो यहाँ पर Ag की +1 थी और यहाँ पर 0 हो गई।
देखिए यहाँ Ag की +1 नहीं होगी, +2 होना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन की -1 होती है और 2 है, तो इसकी +2 होना पड़ेगा। इसीलिए अस्थिर यानी अनस्टेबल यौगिक है, क्योंकि Ag +1 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया, तो इससे Ag बनेगा, Ag का 0 हो गया, तो Ag का +1 +2 से 0 हो गया, यानी अपचयन हो गया। और फ्लोरीन का -2 से 1 का -1, तो 2 का -2 से 0 हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो कह रहा है AgF2 द्वारा F2 को मुक्त करना है, अतः यह अपचायक के गुणधर्म को दर्शाता है। तो AgF2 द्वारा F2 को मुक्त करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि F2 का यहाँ पर माइनस से 0 कर दिया, यानी ऑक्सीकरण कर दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस से 0 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो यह ऑक्सीकारक का गुणधर्म है, ना कि अपचायक का। यहाँ भी देखिए अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक लिखा है, तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं, हिंदी में काफ़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द कंपाउंड AgF2 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, हाउएवर इट फॉर्म्ड द कंपाउंड एक्ट एज ए वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई अस्थायी यौगिक AgF2, लेकिन फिर भी ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम कैसे करता है, क्यों करता है? तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag इन AgF2 इज +2, बट +2 इज एन अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag। हमने आपको बताया कि Ag +1 के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ +2 है, तो इसका मतलब ये अस्थायी स्थिति है। Therefore, whenever AgF2 is formed, silver radially accept an electron to form Ag+। अब ध्यान दीजिए कि जब भी इसे चांस मिलता है तो Ag एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag+ बना लेती है। दिस हेल्प टू ब्रिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag डाउन फ्रॉम +2 टू मोर स्टेबल स्टेट ऑफ +1। तो ये क्या हो जाता है कि Ag+2 से +1 स्टेट में आ जाता है। एज ए रिजल्ट AgF2 एक्ट एज ए वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अपनी घटा रहा है Ag खुद, यानी दूसरे की बढ़ाएगा, तो इसलिए ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखिए इंग्लिश वाली बुक में समझ में आ गया, हिंदी वाली में समझ में नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के Ag+2 से Ag+1 करेगा, यानी अपना घटाएगा, यानी ये रिड्यूस होगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ये कहने का मतलब है। तो AgF2 अतः एक अपचायक नहीं ऑक्सीकारक के गुणधर्म दर्शाता है। देखिए हिंदी वाले में गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न की जाती है, तब अपचायक के आधिक्य में निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक तथा ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण देकर दीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच अभिक्रिया होती है, तब अपचायक के आधिक्य में निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक। तो अगर अपचायक है तो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनेगा, और ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। तो इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण देकर समझाना। तो कहने का मतलब यह है कि जब अपचायक होता है तो लो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट का यौगिक बनता है, लेकिन जब ऑक्सीकारक ज़्यादा होता है तो हाई ऑक्सीडाइजिंग स्टेट का यौगिक बनता है। तो 3 उदाहरण देकर के इन बातों को स्पष्ट करना है। तो देखिए कह रहा है कि जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न होती है, तब अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट के आधिक्य में निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। चूँकि अपचायक है और अपचयन का मतलब लो स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक बनता है, और ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकारक अवस्था के यौगिक बनता है। तो ऑक्सीकारक का मतलब किसी चीज़ का ऑक्सीकरण होगा तो हाई ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बढ़ेगी,
तो जाहिर सी बात है कि उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनेगा। यह निम्न अभिक्रियाओं से स्पष्ट। तो नीचे 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनसे हम लोग इस बात को समझ लेंगे। जैसे Fe3O4 सॉलिड है प्लस 4H2O गैस है, इससे 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए Fe की ऑक्सीकरण अवस्था को किस प्रकार से दिखाया गया है, इसको हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ +3 होना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड थर्ड का मतलब भी यही है। जैसे यहाँ CuO का मतलब Cu+2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में थोड़ा स्पष्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह समझिए कि हमारा H2 की यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगी, यहाँ पर +2 हो जाएगी क्योंकि इसकी -2 होगी। एक H की +1 तो 2 की +2, यहाँ पर 0 हो जाएगी Fe की, यहाँ पर +2 हो जाएगी क्योंकि इसकी -2 होगी, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर Fe की यहाँ -2 तो ये +2 हो जाएगी। एक तरह से +2 या +3 लिखा है, तो +2 या +3 में से कोई ली जाए, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये समझिए, इसको निकाल लिया जाएगा, निकाल के और क्लियर आ जाएगा। +2 या +3 में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो अपचायक है, क्योंकि +2 से या +3 से 0 हो रही है, यानी अपचयन हो रहा है। तो H2 हमारा अपचायक है, जो इसका अपचयन कर रहा है, और जो अपचायक होता है उसका खुद का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ H2 की 0 से +2 हो रही है, यानी इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 मॉलिक्यूल हैं H2 के, यानी आधिक्य में है। तो जब अपचायक आधिक्य में होता है तो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था +2 या +3 से कम हो गई, निम्नतर, ये कहने का मतलब। अब इसमें देखिए Cu की +2 से यह दिया है खुद ही 0 हो गई, और हाइड्रोजन की 0 से यहाँ +2, 2 हाइड्रोजन के +2 क्योंकि ऑक्सीजन की -2। तो ये अपनी ऑक्सीकरण ये बढ़ा रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu का घट रहा है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि Cu की भी निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था है। जैसे Fe+2 या Fe+3 की 0 हुई, वैसे इसकी भी 0 हुई। तो यहाँ भी देखिए वही बात साबित हो गई। अब देखिए नीचे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखिए SnCl2 में Sn की +2 है, और यहाँ पर Sn की +4 हो जाएगी, क्योंकि Cl की -4 होगी 4 Cl की, तो एक Sn की +4 होना पड़ेगा। तो +2 से +4 हो गई, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, Sn की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। और यहाँ पर HgCl2 में Hg की +2 है, और यहाँ पर +1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Cl2 के 2 हैं, तो एक Cl का -1 तो 2 का -2। तो यहाँ पर 2 का +2 होगा तो 1 का +1 होगा। तो यहाँ पर +2 से +1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या 2 से अधिक बढ़ रही है। ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तुलना में खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ रही है। तो वही हमसे यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है।
तो यहाँ पर देखिए SnCl2 का आधिक्य होगा तो SnCl4 यानी +2 से +4 वाला यौगिक बन रहा। यहाँ पर देखिए Hg में 3rd लिखा है जबकि +2 होगा, यहाँ पर +1 होगा। थोड़ा गलतियाँ सुधारिए, गलती काफ़ी यहाँ दी गई है। अब यहाँ पर देखें इसी प्रकार से यहाँ देखिए तो यहाँ पर FeCl2 + Cl2 की रिएक्शन हो रही तो FeCl4 बन रहा है। तो यहाँ पर Fe+2 के फॉर्म में है, +2 से +3 के फॉर्म में बनेगा। यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि Cl2 Cl2 Cl4 बन गया। तो कुल मिलाकर के फेरस फेरिक के फॉर्म में है। यहाँ पर Hg+2 Hg+1 के फॉर्म में, +3 के फॉर्म में नहीं रहता। यहाँ पर 2 रेखाएं होना चाहिए यानी +2 के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि Fe+2 से Fe+3 के फॉर्म में बन रहा है, मतलब इसका आधिक्य है, तो इसलिए हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला यौगिक बन रहा है। जैसा यहाँ कहा जा रहा है कि उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है ऑक्सीकारक के आधिक्य में, जब ऑक्सीकारक का आधिक्य होता है। तो ये एक तरह से ऑक्सीकारक है हमारे लिए क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। तो अगर इसकी अधिकता होगी तो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनेगा। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकरण कराएगा तो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाला बनेगा ही, क्योंकि तभी तो ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी तो उसको तो आप चेन कह देंगे। अब देखें यहाँ पर 4NH3 गैस + 5O2 गैस से 4NO गैस + 6H2O लिक्विड बनता है। तो इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा और इसी प्रकार से H2S + Br2 से 2HBr+ सल्फर बनेगा। तो यहाँ पर भी होगा। देखिए यहाँ पर N हमारा -3 ऑक्सीकरण अवस्था से यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 से यहाँ पर -2 हो रहा है। तो ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर Br2 का 0 से -1 बन रहा है, सल्फर का -2 से 0 बन रहा है। तो इस प्रकार से रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, कुल मिला के ये समझना है। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है हमारा सल्फर का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसकी अधिकता होगी तो आधिक्य वाला हमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अधिकता में हमें ये यौगिक प्राप्त होगा H2S से सल्फर। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती हैं सारी, हमने आपको समझा दिया। इसको एक एक करके अच्छे से अगर समझेंगे तो ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।